बचपन से इंसान जब क्रिकेट खेलता है, देख रहा होता है, उसी को जर्नलिस्ट बनने का शौक होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे या सिर्फ देखने के शौक से? नहीं, मैं अच्छी खासी मैंने क्रिकेट खेली। अभी कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो रिजवान है वो धोनी से बेहतर कैप्टन है और हो सकता है पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कैप्टन बन जाए। रिजवान ने बहुत अच्छी कप्तानी की। किसी को किसी से मिलाना ये मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं। अहमद शहजाद को देखें आप, उनकी 24 की एवरेज थी अब, और जिस तरह उनको मौके दिएगा, अभी पाकिस्तान कप में भी उन्होंने उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो। लेकिन अहमद शहजाद के साथ नाइंसाफी तो बहुत हुई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह बनती है। दोनों वो इनिंग्स से ऊपर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में किसी भी सीनियर प्लेयर को इज्जत से क्यों रुखसत नहीं करते? अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया है, जो भी प्लेयर हमारा होता है हमसे बस जबरदस्ती निकाल के फेंकते हैं। अरे साहब, ये टू वे ट्रैफिक है। अच्छा सर। ये चीज तो क्रिकेटर्स पे भी है ना, अच्छा। कि जब वो समझते हैं कि उनका प्राइम गुजर गया तो वो क्रिकेट नहीं छोड़ते जब तक उनको निकालना ना जाए। पाकिस्तान में क्रिकेट की तबाही में मैंने और आपने कुछ नहीं किया। ठीक है। क्रिकेट की तबाही में क्रिकेटर्स ने रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एक नए एपिसोड में नए गेस्ट हमारे साथ होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे हारिस भाई क्रिकेट से रिलेटेड ज़्यादा पॉडकास्ट करें। तो आज हमारे साथ एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनके पास क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड हैं और दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान को नाम रोशन किया है। पाकिस्तान का जहाँ मैचेस हों वहाँ होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हारिस साहब। और आपकी भी मैं कंसिस्टेंसी को दाद देता हूँ कि आप बहुत अरसे से मुझे बुलाते रहे। मेरी भी मसरूफियत थी, कुछ एक आध दफ़ा आपका भी कुछ मसला दरपेश रहा, लेकिन चलें बिलाखिर आपके सामने बैठे हुए। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। अच्छा सर, बचपन से इंसान जब क्रिकेट खेलता है, देख रहा होता है, उसी को जर्नलिस्ट बनने का शौक होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे या सिर्फ देखने के शौक थे सर? नहीं, मैं अच्छी खासी मैंने क्रिकेट खेली। अच्छा। मैं सिंध का एक शहर है बदीन, अच्छा सर। मैं वहाँ रहता था। और अभी भी हमारे वो जो वहाँ के बच्चे हैं, जी। मैं देखता हूँ अल मेहरान के नाम से एक क्रिकेट क्लब था, उसमें मैं फास्ट बॉलिंग करता था। उसके बाद फिर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में सिंध यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। मैं बदीन से वहीं मैंने मैट्रिक किया, वहीं इंटर किया, वहीं बीए किया, और फिर मैंने मास्टर सिंध यूनिवर्सिटी से किया हैदराबाद से। लेकिन ये समझ लें कि जर्नलिज्म का कभी मेरे जहन में नहीं था। कभी सोचता था कि कोई ऐसा शोबा चूज़ कर लूँ जिसमें कोई नाम बन जाए। फिर माश के चक्कर में कराची आना हुआ, यहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ भी की, तो फरागत बहुत थी, टाइम बहुत था। तो मैं सोचता था यार चले अब ना कुछ लिखने लिखाने का काम करते हैं। हालांकि मैं पढ़ाई में भी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने ना इसी तरह मज़ामीन लिख के क्रिकेट के हवाले से कभी नवाब वक्त के दफ्तर जाता था, जो यहाँ मज़ार कायद के सामने कराची में था, आईए चंद्री रोड में जंग के ऑफिस में। तो जो मुझे पहले उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं लेकिन इंसान बहुत बड़े, अनवर सनराय। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की। वो नवाए वक्त में मैगज़ीन एडिटर थे। तो जब मैं नवाए वक्त में ही, वहाँ भी मेरी बहुत लंबी चौड़ी नौकरी नहीं थी, क्योंकि मैं जिनकी जगह कर रहा था वो शायद कहीं और छोड़ के चले गए थे। इन द मीन टाइम वो वापस आ गए। लेकिन नवाए वक्त में जो मैंने चंद हफ्ते गुजारे, अनवर सनराय साहब ने कहा कि यार वो क्रिकेटर मैगज़ीन वाले आपका पूछ रहे थे, उर्दू का मैगज़ीन था क्रिकेटर, तो वहाँ लिखेंगे। मैंने कहा यार अच्छा, पैसों की ज़रूरत भी थी, तो बसों में कराची में मेरी लांडी में रिहाइश थी। तो जब मैं क्रिकेटर के ऑफिस गया, वो नईम साहब वहाँ उनके एडिटर थे, इंतकाल हो गया उनका, बहुत नफीस इंसान थे। उन्होंने जो हारिस साहब मुझे पहली पैसों की पेशकश की, या पहला फिर मुझे लिखने के बाद चेक मिला, ये 1984 की बात बता रहा हूँ, 50 रुपए का चेक। अच्छा। तो फिर इस तरह क्रिकेटर में लिखते लिखते फिर अखबार वतन में हमें एक और, मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा कि मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले। सैयद मोहम्मद सूफ़ी हमारे जियो के आज भी स्पोर्ट्स एडिटर हैं। तो सूफ़ी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी, जिन्होंने जब 77 में मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली और उसमें
कराची प्रेस क्लब के बाहर जिन्होंने गिरफ्तारी दी तो उनमें से सैयद मोहम्मद सूफ़ी भी थे। वो साहिवाल जेल में उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। तो सूफ़ी साहब भी बहुत नफीस इंसान, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। एक दिन सूफ़ी साहब कहने लगे, यार रेडियो पाकिस्तान पे एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, अजीम सरवर साहब को नए लोगों की ज़रूरत है, तुम वहाँ आओ। तो वहाँ जब मैं गया तो अब मेरी जो प्रमोशन हुई 50 से 75 रुपये एक प्रोग्राम के मुझे मिलने लगे उस वक्त। तकरीबन 750 रुपये 10 प्रोग्राम करते थे महीने के, और जाना आपको 27-28 दिन जाना होता था, वीक में एक दिन की छुट्टी होती थी। लेकिन वो पैशन था। हम लोग जहाँ अपने जामा क्लाथ के पास जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस रेडियो पाकिस्तान का, वहाँ से पैदल जाते थे बंस रोड, वहाँ से बस पकड़ के सदर से फिर दूसरी, उस ज़माने में कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KTC की बसें चलती थी सदर दवाखाने के पास, वहाँ से फिर, तो इस तरह करते करते फाइनली 10 साल जो मैंने धक्के खाए। मुनीर हुसैन साहब के पास अखबार वतन में 300 रुपये से स्टार्ट किया, नहीं 1500 रुपये मुझे देते थे, आखिर में शायद 3000 रुपये आखिरी तनख्वाह थी। इस दौरान मैंने फिर रोज़नामा जसारत ज्वाइन किया। लेकिन फिर मुझे जो टेक ऑफ मिला 1994 में, फिर मुझे सूफ़ी साहब ही वो जंग में लेकर गए। तो मैंने 1994 से आज 2000 खड़े में तो जंग ग्रुप से वाबस्ता हूँ। फिर जब 2002 में टीवी शुरू हुआ तो मुझे पहले जियो के स्पोर्ट्स एडिटर की ऑफर हुई। बस एक ही, हमारे मालिक तो एक ही हैं, लेकिन वो मुझे डर था। मैंने कहा यार ये टीवी शुरू हो रहा है, पता नहीं इसमें क्या ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए, क्योंकि वहाँ मेरी जंग में परमानेंट जॉब थी, 6 बोनसेस भी मिलते थे, अनलिमिटेड मेडिकल था फैमिली का, वालदा मेरी का मेडिकल भी था। तो वो मैंने फिर रिस्क लिया नहीं। लेकिन जियो वालों ने, अजहर अब्बास साहब, उनको मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करूँगा। एक और मोहसिन मुझे मिले, नासिर बेग चुगताई साहब, ये फिर मुझे इन्होंने ना जियो में करता रहा। मैं जंग में आज भी जंग से वाबस्ता हूँ, लेकिन रिटेनरशिप में मैं जियो से भी मुझे एक अच्छी सैलरी मिलती है, और बस इस तरह ये सफ़र चलता रहा। लेकिन वो लड़के जो आज के दौर में, जिनके हाथों में बड़े महंगे महंगे सेल फोन है, एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, और लेकिन हमने मेहनत बहुत की। लेकिन खुशकिस्मत इस लिहाज से रहे कि इस हमारी जो जर्नी थी, इसमें हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिले, जिनकी गाइडेंस बहुत अच्छी। प्लेयर की सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना जरूरी है। मैं मोहम्मद हारिस की बात करूं, उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल डोमेस्टिक के 8 मैचेस खेले हैं, और वो कंप्लेन कर रहे होते भी। मैं उनका इंटरव्यू सुना था, उसमें कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हूँ, मुझे पता चल गया 28 रन के बाद 50 रन कैसे बनाने। तो ऐसे प्लेयर जब बातें करते हैं तो कितना असर पड़ता है। देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम से T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके, लेकिन मेरे ख्याल में, मुझे याद है अब से कुछ 4-5 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ नेशनल स्टेडियम में मुझे भी बुलाया था। कोई अंडर 16 का कोई कैंप लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि इन लड़कों को आप ये बताएं कि आपने मीडिया हैंडलिंग कैसे करनी है। तो आप सोशल मीडिया बिल्कुल करें। शाहरुख खान के भी जो मैनेजर्स हैं या जो भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है, बहुत सारी चीज़ें, आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रहा था। लेकिन बोलने से पहले, अब जिस तरह फ़खर का ही मसला था, किसी ने कहा कि फ़खर के एजेंट ने वो ट्वीट कर दी। तो भाई आप एजेंट अगर कोई ट्वीट कर रहा है, पूछ तो लें कि भाई आप कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, सोशल मीडिया पे प्लेयर्स को जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको अवेयरनेस के लिए साफियों के साथ सेशन करवाएं, उनको बताएं कि भाई मीडिया हैंडलिंग होती कैसे है। आप अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख रहे हैं, या टिकटॉक पे कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि आप जब पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर आप, पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है, तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लिहाजा जब सेलिब्रिटी बनते हैं तो उसकी कीमत भी अदा करना पड़ती है ना। तो लिहाजा इस तरह अगर आप बोंगियाँ मारेंगे और आपकी ये चीज़ें, मेरे ख्याल में, जो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो हारिस और फ़खर का एजेंट एक ही है। अच्छा, हो सकता है ये फिर एजेंट की तरफ से
कोई एक्टिविटी हो। सर जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि रिजवान की कैप्टनसी के बारे में बात हो रही है, अभी कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो रिजवान है वो धोनी से बेहतर कैप्टन है और हो सकता है पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े कैप्टन बन जाएं। तो आप क्या कैप्टनसी देख रहे हैं रिजवान की, आपको अच्छी समझ आ रही है या बाबर इनसे बेहतर थे? दोनों में कौन आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? देखिए, कामरान अकमल हमारे दोस्त हैं इंतहाई अदब के साथ, कि भाई किसी प्लेयर को इस तरह कंपेयर करना, हो सकता है आगे चल के वो क्लाइव राइट से भी बड़े कप्तान बन जाएं, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल अभी जो तीसरा वनडे हुआ है ना, इसमें आप देखें रिजवान ने बहुत अच्छी कप्तानी की। जहां पर वो क्लासन चार्ज कर रहा था, वो शाहीन शाह आफरीदी को ले आए। शाहीन शाह आफरीदी को रन पड़े को 71 रन शायद उन्होंने खाए, लेकिन उन्होंने विकेट ले ली। तो कबल अज़ वक्त किसी के बारे में ये प्रेडिक्ट कर देना कि साइम अयूब फ्यूचर का सईद अनवर है या ये धोनी से बड़ा कप्तान है, मेरा ख्याल वो अपने एरा में कप्तान थे, उनके पास प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े थे धोनी के पास। मैंने 2011 का वो वर्ल्ड कप भी कवर किया, मुझे आज भी याद है कि वो सारी रात मैरीन ड्राइव पे बॉम्बे में इंडियन सेलिब्रेट करते रहे जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता धोनी की कप्तानी में। अब मोहम्मद रिजवान कोई बड़ी अचीवमेंट कर जाएं, हो सकता है फिर लोग उनको याद करें, लेकिन किसी को किसी से मिलाना ये मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। सर चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? रिजवान ने कहा कि अभी भी हम मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे जो मिडिल ऑर्डर वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए था। तो अब क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ चांसेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, पाकिस्तान ने रिसेंटली जैसा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, पाकिस्तान की टीम तो अच्छी है, लेकिन अब मसला है कि अब जिस तरह हमने ये 3 वनडे T20 सीरीज खेली, अब हम टेस्ट सीरीज में उतर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो ये जो बीच में 2 महीने का गैप आएगा, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल में हमारी टीम बुरी नहीं है, लेकिन ये जो एक मिसिंग लिंक है वो मेरा ख्याल में ओपनिंग स्लॉट में अब्दुल्ला शफीक की जगह अगर फ़खर जमान आ जाएं, एक वो अच्छे प्लेयर हैं, अगर उस वक्त तक कोई बड़ी किसी के साथ इंजरी नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा वनडे स्क्वाड के प्लेयर हैं उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा पीसीबी को। अब जिस तरह शाहीन के बारे में कहा गया जी वो टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं खेल रहे कि वर्कलोड उनका मैनेज किया जाएगा, तो भाई शाहीन शाह आफरीदी तो अभी टेस्ट मैच तो नहीं खेल रहे, लेकिन मैंने जो खबर पढ़ी तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं, तो वो वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल में एक तो पीसीबी को ना, मैं उस दिन मोहसिन नकवी साहब से लाहौर में मिला तो उनको भी मैंने कहा मेरे ख्याल में हमें कंट्रोवर्सी से निकलना पड़ेगा। अगर हमें पाकिस्तानी कोच रखना है आकिब जावेद, तो फिर धड़ल्ले से रखें ना, आकिब जावेद को आप सिलेक्शन कमेटी से हटा दें। फिर ये जैसन गिलेस्पी, ये जो बड़े बड़े नामों के पीछे हम भागते हैं ना, फॉरेनर्स को ले आते हैं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हमारी टीम ऐसी है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जीत भी सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे ये बात दुरुस्त हो, लेकिन 19 को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी कराची से, जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। 23 को पाकिस्तान इंडिया का दूसरा मैच है इन दुबई। तो ऐसा ना हो कि इन 4-5 दिनों में पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र जो है ये ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए। सर जिस तरह अभी आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे, हम कई प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर देते हैं। जिस तरह ताबिश खान एक प्लेयर था, उसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई थी डोमेस्टिक में और एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है वो, उसको 2-3 मैचेस के बाद बाहर कर दिया गया। ऐसे प्लेयर्स के साथ क्यों होता है? आप कहते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, उसके बाद आप टीम में आ जाओ। एक बंदा परफॉर्म भी करे और उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना, उसकी एज निकाल देना, तो ऐसा क्यों होता हमारे साथ? देखें, ताबिश के साथ भी बैड लक इस लिहाज से हुई, जो हम थोड़ी देर ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जब ताबिश खान पाकिस्तान टीम में खेलना चाहिए था उनको, उस दौर में आप देखें पाकिस्तान टीम में उनसे बेहतर फास्ट बॉलर्स थे। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, वो मेरा ख्याल में एक सीढ़ी है, क्राइटेरिया नहीं है। इमरान खान को आप देख लें, मैं इमरान खान का मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं, लेकिन इमरान खान एज ए क्रिकेटर वो प्लेयर को उसकी सलाहियत पे जज करता था। जिस तरह वकार यूनुस को उसने टीवी पे देखा, वो फौरन जमान पार्क से कजाफी स्टेडियम आए और उन्होंने उसको कहा कि आपने शारजा जाना पाकिस्तान टीम के साथ। इंजमामुल हक को इसी तरह उन्होंने टीम में डाला। तो
ताबिश खान मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैड लक रहा, लेकिन फिर जब ताबिश खान को एक टेस्ट दे दिया पीसीबी ने, ये मिसबाह उल हक को क्रेडिट जाता है, लेकिन उस वक्त तक ताबिश खान का करियर ख़त्म हो गया था। आप देखें उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली, लेकिन उसके बाद ताबिश से बॉलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन बाज़ क्रिकेटर लकी होते हैं कि उनको जल्दी मौका मिल जाता है, बाज़ और बहुत सारे मंसूर अख्तर हमारे यहाँ उनको मौके मिले, उन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिया। बाज़ और हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन पाकिस्तान टीम में मैं आपको अब ये तो गैर रिवायती इंटरव्यू आपका इसलिए करना चाह रहा हूँ कि रिवायती चीज़ें तो आप रोज़ाना डिस्कस करते रहते हैं। 92 वर्ल्ड कप की लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मैं आज आपको हिस्ट्री का किस्सा सुनाऊं। इकबाल कासिम के साथ उनके साथ भी बड़ी दोस्ती है, तो इकबाल भाई एक बार सुना रहे थे, कहने लगे कि 92 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम एक डेढ़ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, तो वहाँ वकार यूनुस अनफिट हो गए। तो कह रहे हैं मुझे जावेद बर्की चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने काका मैं कह रहा मैं कहीं कायदन ट्रॉफी खेल रहा था पंजाब के किसी शहर में, कि काका तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हें इमरान ने कहा ऑस्ट्रेलिया भेजो। इकबाल कासिम कहने लगे कि मैंने खुद मना कर दिया, मुझे पता था कि इमरान बहुत सख्त मिजाज का कप्तान है, कि अगर मैंने फील्डिंग में लैप्सिस की है या बॉलिंग अच्छी नहीं की तो वो नाराज़ होगा, बुरा भला कहेगा। तो कह रहा है मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं पता था कि ये जिस टीम में मुझे बुलाया जा रहा है उसने बाद में वर्ल्ड कप जीतना है। तो इकबाल कासिम ने मना किया, इकबाल सिकंदर को जगह मिली और वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर बन गए। तो ये इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो शायद आम लोगों को यकीन ना है, लेकिन इकबाल कासिम टाइप के बहुत कम लोग हैं जिनको बुलाया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ भी टेलीविजन पे बैठ के बड़ी बड़ी कहानियां कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद अपने कैरियर के आखिरी दिनों में अनफिट चले गए टूर्स पे। तो ये दुनिया जो है ना, ये एक राउंड अबाउट की तरह है। आज मैं कहूँगा जी मैं तो हारिस के साथ प्रोग्राम नहीं करना चाहता यार, ये तो नया लड़का है, इसका यूट्यूब चैनल कौन देखता है, लेकिन कल कोई पता नहीं हारिस पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर बन जाएं। तो लिहाजा बंदे को वो बात करनी चाहिए जिसमें आपकी वापसी के भी रास्ता हो। हमारे यहाँ लोग इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मार रहे होते हैं, हम जब उनका पीछे मुड़ के ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। सर इसी तरह मैं उस प्लेयर का नाम लेना मुनासिब समझता हूँ, अगर आप इजाजत दे दो मुझे। अहमद शहजाद को देखें आप, मैं उन्हीं की बात नहीं, अहमद शहजाद नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ कि उनकी 24 की एवरेज थी, और जिस तरह उनको मौके दिएगा, अभी पाकिस्तान कप में भी उन्होंने उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो बाहर। लेकिन अहमद शहजाद के साथ नाइंसाफी तो बहुत हुई है। अच्छा सर, देखें पाकिस्तान में क्रिकेट की तबाही में मैंने और आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, क्रिकेट की तबाही में क्रिकेटर्स ने रोल प्ले किया। एक दूसरे कौन क्रिकेटर जो पावर में आते हैं, कोई क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है, कोई सिलेक्शन कमेटी में आ जाता है, कुछ कोचिंग स्टाफ में आ जाते हैं। तो अहमद शहजाद इतना बुरा प्लेयर नहीं था जितने बुरे प्लेयरों को हमने उनको रिप्लेस करवा के मौका दिया। सर मैं जिस तरह बात करता हूँ आपसे नॉर्मल, जिस तरह सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ हमारे, वो एक दूसरे को कहते हैं कि यार यूनिटी से खेलो, नए प्लेयर्स को कहते हैं यूनिटी से खेलो, लेकिन उनकी आपस में बहुत रंजिशें थी। तो वो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको 90s की बात बताऊं, जब इमरान खान 92 में, और ये भी हिस्ट्री बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ वो लोग जो आज उनकी सियासी बयानी की भी बात कर रहे होते हैं, उन्होंने रिवॉल्ट किया, और इमरान खान ने जब ये नविश्ता दीवार पढ़ा तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये 92 में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड जा रही थी, जावेद मियांदाद बाद में कप्तान बने। तो उस ज़माने में प्लेयर्स की नाराज़गियाँ होती थी आपस में, टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, बातचीत बंद होती थी, लेकिन जब वो रस्सी पार करके अंदर जाते थे ना, फिर वो पाकिस्तान के लिए आप देखें, मुझे याद है वसीम अकरम वकार यूनुस, एक न्यूजीलैंड में मैच था, शायद 130 या 132 रन न्यूजीलैंड को जीतने के लिए चाहिए थे, वो 92 पे उन्होंने पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को आउट कर दिया। तो वो ग्राउंड में फिर 100% देते थे, नाराज़गियाँ उनकी ज़रूर थी। आज ऐसा नहीं है, आज उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करना पड़ती। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताएं कि जो है वसीम अकरम से बेहतर थे मोहम्मद शमी, रमीज़ राजा और वकार यूनुस, जिस तरह उन्हें टीम से निकाला, ये कहा गया कि जो मोहम्मद शमी है ये वसीम अकरम से बेहतर है। तो ये क्यों होता है? लेकिन वसीम अकरम, मुझे याद है मैंने उनका आखिरी मैच कवर किया बुलावायो में 2003 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। वो फिर वॉश आउट हो गया मैच, लेकिन वसीम अकरम
ने अच्छे वक्त पर अपना प्राइम गुजार कर रिटायरमेंट अनाउंस की। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हम किसको, वसीम अकरम और मोहम्मद शमी का कंपैरिजन नहीं है ना सर हमारे सीनियर प्लेयर कर रहे थे ना जब उनको टीम में लेकर आए थे। बस वही ना कि इसीलिए तो मैं उन सीनियर प्लेयर्स को कहता हूँ कि भाई वो बात करें जिसमें आपकी वापसी का भी रास्ता हो, जो बात जो है वो बैकफायर ना करे। सर कोई ऐसा मैच जो आपको याद हो, आपका फेवरेट मोमेंट हो, जो आपने मैच कवर किया हो, पाकिस्तान की कोई ऐसी जीत है किसी और टीम का ऐसा मैच जो आपने पहला मैच कवर किया हो? देखिए पहला मैच तो मुझे आज भी याद है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंग्लैंड का शायद 84 ही की बात है, मैं नवाए वक्त में था। तो उस जमाने में स्टेडियम मैंने इस नेशनल स्टेडियम कराची में, नियाज स्टेडियम हैदराबाद में पैसों से टिकट खरीद कर जनरल इंक्लोजर में बहुत सारे मैचेस देखे हैं। लेकिन एज ए सहाफ़ी, खैर उस जमाने में हम उस तरह के सहाफ़ी नहीं थे। तो 1984 में इंग्लैंड की टीम आई थी, उसमें पाकिस्तान टेस्ट सीरीज तो 1-0 जीत गया था। लेकिन उसका एक जो वनडे मैच हुआ था वो मैच मैंने कवर किया था, पहला मैच था। लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सारे मैचेस कवर किए, सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्री में, इंक्लूडिंग मुझे 2 बार वेस्ट इंडीज जाने का एजाज मिला। मैंने कनाडा में सारा कप कवर किया, अमेरिका में डबल विकेट चैंपियनशिप हुई 2002 में। तो पाकिस्तान में भी 2 डबल विकेट चैंपियनशिप अगर आपको याद हो, जी हाँ। वसीम और अब्दुल रजाक शायद एक टीम में। मुझे याद है रजाक ने उस पुराना वो नेशनल स्टेडियम था, इतना बड़ा छक्का मारा था कि जहां पर अब वो हाउसिंग सोसाइटी एक बन गई, बड़े बड़े बेंगलोज हैं, उस तरफ ना घरों में जाके, घर तो नहीं थे उस जमाने में, शायद वो पाकिस्तान स्टील का यार्ड था, वहां गेंद गई। लेकिन मैं जिंदगी में सोचता हूँ मैंने बेतहाशा मैचेस कवर किए, बड़े बड़े क्रंच मोमेंट आए। लेकिन एक ऐसा मैच जो 2005 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया गई तो अहमदाबाद में मैच हुआ। ये वो अहमदाबाद था जहां पर उस जमाने में हिंदू मुस्लिम फसादात खत्म हो चुके थे और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 रन की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर, मुझे आज भी याद है, हम जहाँ बैठे हुए थे, हमारे सामने वाले एंड से बॉल कर रहे थे, उन्होंने इंजमाम को, वो लम्हा मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि मेरी अभी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले था। बस इंजमाम ने ऐसे पुश किया है और वो तो 50-60 हज़ार का क्राउड था, पिन ड्रॉप साइलेंट, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा गैप है और उस गैप में से गेंद निकल गई और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और नरेंद्र मोदी साहब उस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, तो वो उस मैच में मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। लेकिन वो उठ के चले गए, उन्होंने इनामात नहीं बांटे। शेख रशीद भी थे पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो, एक उर्दू वाला मैच है, शायद एक ओवर में 4 रन चाहिए थे, वो 2 बॉलर इंजमाम ने डॉट की, फिर तीसरी बॉल, वो मैच तो नहीं था सर? नहीं, ये वो मैच नहीं था, ये 2005 का मैच था। और एक और चीज आपको बताऊं कि मैं और हमारे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है वहीद खान, हम दोनों अहमदाबाद के जिस होटल में ठहरे हुए थे, ये 2005 में उस वक्त कोई 35-40 हज़ार का बिल आया होटल का था। तो वनडे मैच हम 3-4 दिन पहले गए, फिर एक दिन बाद में, तकरीबन 5-6 दिन वहाँ हमारा क़याम था। तो जब हम चेकआउट करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान से मेहमान आए तो हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आपकी जो होटल की पेमेंट है वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने कर दी है। तो इस तरह के मैचेस हैं, लेकिन बेतहाशा मैचेस हैं। और भी कुछ मैचेस होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने इतने टेस्ट किए हैं, इतने वनडे किए, लेकिन मैं क्लेम नहीं करता। लेकिन अगर मैं भी वो तादाद गिनूं तो मेरा ख्याल अगर तीनों फॉर्मेट्स ले लें, मैंने T20 के भी बहुत सारे टूर्नामेंट किए हैं। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो 2010 में इंग्लैंड जीता, वो भी मैंने कवर किया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी मैंने 2004 में इंग्लैंड में की, 2006 में इंडिया में की, तो 2017 में जो पाकिस्तान जीता। तो इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल अगर ऑल टुगेदर तीनों फॉर्मेट्स को ले लें तो शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ,
शायद मैंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच कवर किए हुए। सर जिस तरह नए प्लेयर हैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं। मोहम्मद हसान खान सॉरी, वो कोयटा के लिए भी PSL में उन्होंने खेला, राशिद लतीफ़ अकेडमी में भी खेलते थे, फिर वो लाहौर कलंदर के लिए भी खेल रहे थे, तो वो रिटायर होकर पाकिस्तान से वो अमेरिका जाके खेल रहे हैं, अभी बिग बैश भी खेल रहे हैं। तो नए प्लेयर इतनी जल्दी क्यों डिसहार्ड हो जाते हैं? उनके पास एज भी होती है अभी। नहीं, इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। अच्छा। अमेरिका में इसलिए जाते हैं कि अमेरिका में उनको स्किल्स की वजह से उनको वहाँ पर अमेरिका में सिटीजनशिप मिलने के चांस होता है। लेकिन डिसहार्ट होना तो फिर ताबिश खान क्यों नहीं चला गया? और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। देखें, वही होता है कि आप किस एरा में पाकिस्तान टीम में आना चाहते हैं। अब अगर हसान के साथ उनके वालिद भी मैंने देखा, वो अक्सर उनके मैचेस में ग्राउंड में होते हैं, वो बड़े बासलाहियत प्लेयर हैं, फील्डर बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन अब अगर एक दो बार टीम में कोई सिलेक्ट ना हो, वो कहे जी मैं तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर तो मैं और आप बदकिस्मत है कि हमारे पास बाहर जाने के, मेरे पास तो खैर थे मौके, आपके पास शायद ना हो, तो फिर हम भी बाहर चले जाएं। लेकिन ये कह देना, लेकिन हसान खान के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, उनको गलत वक्त पे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। मुझे याद है वो शायद पाकिस्तान ए या अंडर 19 के कप्तान थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद देखें, अगर आज आप माइक्रोफोन के सामने और कैमरे के सामने बैठे हुए तो आप मेहनत करेंगे तो फिर हारिस जो हैं वो बड़े एंकर बनेंगे ना। तो प्लेयर अगर एक सिलेक्शन पर वो कहे जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, तो ये तो कोई बात ही ना हुई। बिग बैश खेलना कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमने पुराने ज़माने में देखा है, आज तो चलने मिनरल वाटर पी रहे होते हैं, कैटरिंग से खाना होता है, वो बाल्टी में पानी जाया करता था, ड्रिंक्स ट्रॉली जब ग्राउंड में जाती थी। वो दौर बहुत मुश्किल टाइम था। मेरे ख्याल में आज चूँकि इनके पास आसाइशें बहुत हैं, PSL के ज़रिए पैसा बेताशा आ गया है, तो वो प्लेयर्स इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वही लोग बाहर जाते हैं जो इस सिस्टम से लड़ना नहीं चाहते। हम और आप भी तो यहाँ पर ट्रैफिक को भी भुगत रहे हैं, यहाँ की पुलिस को भी भुगत रहे हैं, यहाँ हम हमारी लूट मार हो रही है, उसके बावजूद हम कहते हैं हम तो पाकिस्तान में नहीं रहते। भाई, हमारा ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान है, हमारे माँ बाप यहीं दफन है, हमने इसी ज़मीन में रहना है। पाकिस्तान छोड़ के जाना, ये कह देना कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई, तो फिर तो आधा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, जिसके पास चांस है वो रुक बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने PSL की बात की, PSL का ड्राफ्ट 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसी तरह लंका प्रीमियर लीग है सर, उनमें ऑक्शन होते हैं, IPL में ऑक्शन होते हैं कि प्लेयर पर बेट लगा सकें। लेकिन PSL में क्या होता है कि अब मेरी बारी आएगी तो मैं इस प्लेयर को पिक कर लूंगा। तो आप इसको सही तरह से आपको क्या लगता है कि ड्राफ्ट का ऑप्शन सही है या ऑक्शन वाला सही है कि बेट लगाएं किसी प्लेयर पर? देखिए, पाकिस्तान ने इंडियन मॉडल की कॉपी नहीं की। IPL तो मुझे 2008 में पहले IPL को कवर करने का भी एजाज़ है, जो राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल जीता DY पाटिल स्टेडियम में। सोहेल तनवीर प्लेयर ऑफ द मैच थे। लेकिन वो अपना मॉडल लेकर आए, अपने तरीके से उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान का एक अपना सिस्टम है जिसके तहत हमने PSL शुरू की। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल में 10वां साल है। ये PCB के लिए टफ ईयर है। जिन्होंने भी, अब वो लोग जिन्होंने PSL को नथी कर दिया IPL से, सेम विंडो में दोनों टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो लोग अब PCB में नौकरियों पर नहीं रहे, वो तो PCB छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के एक इतने बड़े T20 टूर्नामेंट या T20 लीग को PSL के साथ जोड़ना, उसकी विंडो कोई और निकालनी चाहिए थी सर, चाहे हम बाद में करवा देते। लंका प्रीमियर लीग में जिस तरह में, उनमें भी ऑक्शन बेट लगती है आपको, वो इंडियन, इसलिए कि वहाँ इंडियन बहुत सारी दुनिया में लीग्स हैं। मुझे एग्जैक्ट तादाद भूल गई, मेरे ख्याल 22 या 25 इंक्लूडिंग दी 100, वहाँ पर ओनर्स जो हैं वो इंडियंस हैं। तो ये मॉडल, वो चूँकि सिस्टम भी वही चलाते हैं ना। हमारे यहाँ इंडियंस ब्रॉडकास्टर्स में थोड़े से लोग आते हैं, यहाँ इंडियंस का इतना अमल दखल नहीं, इसलिए हम अपने तरीके से PSL को चला रहे हैं। हमारा मॉडल सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 9 साल में भारतीय प्लेयर नहीं आए। इंडिया समझ रहा था कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। आज आप देखें पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश कर रही है। सर, जिस तरह कुछ टीम्स हैं, पेशावर ज़ल्मी है, वो कह रही है हमारी टीम है, हमारे ग्राउंड में हमारे मैचेस नहीं हो रहे। जब जावेद अफरीदी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल, जावेद अफरीदी ने ये बात लास्ट ईयर भी की थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अभी भी उन्होंने बात कही है कि आप ये बताएं, अरबाब नियाज स्टेडियम तैयार है PSL करवाने के लिए? अभी तो 3 दिन पहले वो मिनिस्टर, जब जावेद अफरीदी का बयान आया, उसी दिन मिनिस्टर का भी उसी जगह विजिट था।
अच्छा तो सर। अरबाब न्याज़ स्टेडियम को तैयार करना तो केपी की हुकूमत का काम है ना, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है। या तो क्रिकेट बोर्ड को कहें कि भाई आप हमें तैयार करके दें, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि फॉरेनर्स को भी थोड़े से रिजर्वेशन हो। ज़ाहिर है केपी के और बलूचिस्तान दो ऐसे प्रोविंसेस हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपके पास तो ग्राउंड ही रेडी नहीं है ना। आप तो लास्ट ईयर भी क्लेम कर रहे थे जावेद आफरीदी, ग्राउंड तैयार नहीं था। सही सर। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को आप किस तरह से इसके फॉर्मेट को देखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह रैंकिंग में पाकिस्तान एक टाइम पे नंबर 2 पे था, फिर दोबारा नंबर 7 नंबर 8 पे आ गया, इसको वर्ल्ड कप की तरह नहीं होना चाहिए कि सारी टीम्स ग्रुप में खेलें, या ये रैंकिंग वाला सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए वो सिस्टम हो नहीं सकता, इसलिए कि अच्छा। पाकिस्तान इंडिया तो 2007 के बाद बायलैटरल सीरीज टेस्ट सीरीज खेलते ही नहीं है ना। तो ये तो आईसीसी ने एक पैसा कमाने की मशीन है उनके पास। लेकिन इस साइकिल में जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी तो अच्छी नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम भी फाइनल खेलेंगे। तो हमें पहले तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेल रहे आपस में, लिहाजा आईसीसी ने उसको इसी तरह डिज़ाइन किया कि कोई खेले ना खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती रहेगी। तो पाकिस्तान अगर अच्छा करेगा, मज़ा तो तब है कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए और वहाँ से इंडिया क्वालिफाई कर जाए और दोनों फाइनल खेलें। सर, जिस तरह हमारी टीम एक टाइम पे T20 में नंबर 1 पे थी, अब दोबारा नीचे डिक्लाइन आ गया। T20 सीरीज जिस तरह रिजवान की कैप्टनसी में हम दोनों टेस्ट T20 सीरीज हार गए। एक साउथ अफ्रीका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड जो जिम्बाब्वे से थी उसमें तो सलमान अली आगा कैप्टन थे। तो T20 में हमारी टीम एक जगह नंबर 1 पे थी, दोबारा इतने नीचे आ गई, क्या मसला लग रहा है आपको T20 में? देखें, ये वो फॉर्मेट था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि T20 क्रिकेट पाकिस्तान से शुरू हुई। नाज़िमाबाद सुपर कप जब होता था मेरे ख्याल में 70s, मिड 70s में या अर्ली 80s में, तो नाज़िमाबाद सुपर कप 20-20 ओवर का होता था। उसके मैचेस बख्तियारी यूथ सेंटर पे होते थे, बाद में असगर अली शाह स्टेडियम पे होते रहे। इस फॉर्मेट में हम लोग तो दुनिया से बहुत आगे थे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की T20 टीम उस वक्त तबाह हुई जब इन्होंने सरफराज अहमद को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटाया। श्रीलंका के खिलाफ जो होम सीरीज हम 3-0 हारे, सरफराज हटे, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान की T20 टीम सेट हो नहीं सकी। एक वो कप्तान जो आप धोनी की बात कर रहे थे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, पाकिस्तान को इतने मैचेस जितवा दिए, लेकिन पसंद नापसंद में किसी साहब को सरफराज अहमद पसंद नहीं आए। उन्होंने फ़ोन करके बहुत बड़े मर्तबे पे फायज थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि जी सरफराज, पहले तो उन्होंने मशवरा दिया सरफराज अहमद को कि जो 2019 में मैनचेस्टर में पाकिस्तान इंडिया का मैच था कि टॉस जीतकर आपने पहले बैटिंग करना है। तो आप 3 दिन पहले मैच से किस तरह कह सकते हैं? फिर बारिश हो गई, उसके बाद सरफराज और मिकी आर्थर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर ली। उसमें सरफराज का सितारा गर्दिश में आ गया, लेकिन सरफराज अहमद तो आज पीसीबी में मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। लेकिन जिन साहब ने सरफराज के साथ ये काम करवाया, शायद अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ इंसाफ। सर, जिस तरह आप देखते हैं क्रिकेट टीम में एंट्री करना बहुत इजी हो गया पीएसएल की वजह से, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गया। आपको क्या लगता है, पहले क्रिकेट टीम में जगह बनाना ज्यादा इजी था या अब ज्यादा इजी हो गया है? मेरे ख्याल में पहले बहुत मुश्किल था। अच्छा। मिसाल के तौर पे जिस वक्त इंजमामुल हक 91 में पाकिस्तान टीम में आए, तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में आप देखें, सईद अनवर, आमिर सोहेल ये इनिंग्स ओपन करते थे, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, आसिम मुश्तबा। अब मुझे ज़बानी बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन इंजमाम जैसे आदमी को पाकिस्तान टीम में आने के लिए बहुत मुश्किल थी। मैं आपको एक फ़नी वाक़या बताऊं कि ये मुझे इंजमाम से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। तो इंजमाम ने मुझे एक दिन बताया कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो 92 वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने जीत लिया, तो उसके बाद अब पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने ऑकलैंड जा रहा था। तो कह रहा मैंने उस मैच में एक चौका मारा था और उसके बाद में आउट हो गया। तो पाकिस्तान के एक सीनियर प्लेयर थे, कह रहे जब मैं ड्रेसिंग रूम में आया तो उन्होंने मुझे बहुत बदतमीजी की, बहुत गाली गलौज की। शायद मुझे माँ बाप ने भी इतनी गालियाँ नहीं दी जितनी उन्होंने दी। तो कह रहा है कि खैर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था। तो अगले दिन हमारी फ्लाइट थी। कह रहे जब मैं जहाज के अंदर एंटर हुआ, बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में था, मैंने सीट नंबर देखा तो इमरान खान के
बराबर वाली सीट मुझे मिली। मैंने कहा यार कल तो इमरान से मेरा आमना सामना हुआ नहीं, कप्तान से, तो आज मेरी सीट इनके साथ आ गई है, तो अब ये मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। कह रहे हैं मैं जैसे ही जाके बैठा तो वो कह रहे हैं उस वक्त उन्होंने ब्लैंकेट लिया हुआ था, सोने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैं सीट पे जाके बैठा तो उन्होंने कहा कि यार वेल डन इंजी, कल तुमने क्या जबरदस्त डैनी मॉरिसन के चौका मारा, बस मैं ऐसी तुम्हारी बैटिंग देखना चाहता हूँ। कह रहे कप्तान की ये हौसला अफजाई। वेरी नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, उसमें इंजमाम उल हक ने फिर मैच विनिंग 60 रन बनाए और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। फिर आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त आपको जो नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना हम लोग जल्दबाजी में ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा। और हम लोग स्टारडम के बीच में फंस के रह गए। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देख लें। अब मैं बाबर आजम या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप देखें बाबर आजम जब कप्तान थे उन्होंने एक सर्टन ग्रुप को साथ लेके चले, बाहर से बहुत ज्यादा लोग अंदर आते नहीं थे। लेकिन अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ हम 2 टेस्ट मैच जीते, और ये आकिब जावेद, असद शफीक तो पहले भी सिलेक्शन कमेटी में थे, अलीम डार और अजहर अली सिलेक्शन कमेटी में आए, इन्होंने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया। अब आप देखें उस मुल्तान टेस्ट में जो पाकिस्तान जीता, जिसमें कामरान गुलाम ने डेब्यू पे 100 किया, अब हमारे पास हर मैच में बाबर आजम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस रऊफ भी आउट कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी भी आउट कर रहे हैं, लेकिन मैच कौन जितवा रहे हैं? यंग प्लेयर जितवा रहे हैं। इन यंग प्लेयर्स को हम पहले मौका नहीं दे रहे थे। साइम अयूब चले, उनको चांसेस मिले। आज साइम अयूब को लोग सईद अनवर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप कामरान गुलाम को देख लें, आप सलमान अली आगा को देख लें, इवन सुफियान मुकीम, ये आखिरी अभी जो हम वनडे खेले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो तीसरे स्पेल में आउट किए। लेकिन हमारे यंगस्टर्स में स्पार्क है। हम लोग नए लड़कों को इसलिए लाने से डर रहे थे कि शायद हम हार जाएंगे, लेकिन आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज जीती 2-1, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया। चले जिम्बाब्वे थोड़ी हल्की टीम थी, फिर हिस्ट्री में पाकिस्तान पहली टीम बन गई जिसने एक सीरीज में 3 टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीते। तो मेरे ख्याल में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई जमीन से ले आते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं। अगर हम हारने से न डरे, थोड़ा बोल्ड डिसीजन लें, तो अब देखिए हमारी क्रिकेट माशाल्लाह फ्लरिश कर रही है। सर आपको लगता है सरफराज को क्विटा ग्लेडिएटर जो है वो दोबारा रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट आपने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम उनकी वाइफ ने भी एक ट्वीट किया था कि अपने लेजेंड्स को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए नदीम उमर साहब का अगर आपको एक बयान याद हो, उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि सरफराज अहमद जब तक क्रिकेट खेल रहा है, सरफराज तो क्या, सरफराज का जो बेटा है अब्दुल्ला, ये जब तक क्रिकेट खेलने के काबिल होगा तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनको नहीं निकालेगा। लास्ट ईयर तो वो आप जो उनकी वाइफ की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल इस साल भी अगर आप वो कैटेगरी देखें, सरफराज प्लेटिनियम कैटेगरी में नहीं है। तो मुझे लग रहा है शायद अब सरफराज का ना क्रिकेट ग्राउंड में शायद काम रहा नहीं। हालांकि अभी भी वो बहुत सारे विकेट कीपर से बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर नदीम उमर साहब ने एक बात की थी, आज वो नदीम भाई अपनी बात का पास रखना चाहते हैं, तो सरफराज अहमद को मैंने उनको लास्ट ईयर भी मशवरा दिया था, उनको प्लेयर्स कम कोच बना दें। शेन वॉटसन से क्रिकेटिंग सेंस सरफराज अहमद का 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, आप उनसे बैठ के कभी क्रिकेट पे बात करें। अच्छा सर, आपको लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह बनती हैं? लोग जिस तरह से कहते हैं, आज सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं, इन दोनों को हटाओ यार, 118 120 का इनका स्ट्राइक रेट है, सरफराज मिडिल में आता, उसका इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट था। तो बाबर आजम और रिजवान को T20 में आपको लगता है कि इनको खिलाना चाहिए? मेरे ख्याल में ये अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, एटलीस्ट दोनों इनिंग्स ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिसमें साइम अयूब भी है, तैयब ताहिर भी है, सलमान अली आगा भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं, और शायद मैं कोई नाम मिस कर रहा हूँगा। इरफान खान न्याजी नहीं, इरफान खान न्याजी ने तो देखें अभी तक
करके नहीं दिया ना। सर मैं भी लोगों से कंप्लेन करता हूँ, लोग कहते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी भी परफॉर्मेंस बड़ा कहाँ है प्लेयर सर? देखे नाम से मैं कहूँ जी मैं तो बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, ये मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना, लोग कहें तो बिल्कुल। फिर है ना। और फिर क्रिकेट में और टीवी स्क्रीन में किसी के कहने से ना कोई बड़ा होता ना छोटा होता। आपका जो जैसा आईना होता है ना, आईने में आप अपनी शक्ल देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। तो मेरे ख्याल में ये अब नए लड़के जो हैं ये बाबर आजम और रिजवान के लिए थ्रेट हैं। ठीक है, आप ओवरनाइट ना हटाएं बाबर आजम को, लेकिन साइम अय्यूब साथ आ गया तो आपको इस तरह टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि दोनों में से एक इनिंग्स ओपन करे, एक मिडिल ऑर्डर में। हमारे पास देखें एकदम से कोई इतना टैलेंट नहीं है कि हम अपने इन ग्रेड्स को एकदम बाहर कर दें और पाकिस्तान क्रिकेट को फिर मुश्किल में डाल दें। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहे थे, आजम खान, अगर आप आजम खान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो उनके वालिद कह रहे हैं कि मेरे बेटे को प्रॉपर मौका नहीं दी गई, मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट की समझ नहीं है, और आजम खान भी ट्वीट कर रहे हैं कि अगर आप मुझे प्रॉपर मौका नहीं दोगे तो मैं परफॉर्म कैसे करूँगा, मैं जब लीग मैचेस खेलता हूँ तो वहाँ पर मुझे पूरी इजाज़त होती है, खुल के खेलो तुम, तो पाकिस्तानी टीम में मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा मौके दे दिए गए, उन्हें मौके कम दिए गए? देखिए मोइन खान से मेरे फैमिली टर्म्स हैं। अच्छा। मोइन की जो बेगम है, आज़म खान तो हमारे बच्चों की तरह, आज़म उवैस जो उनके दो बेटे हैं, या फातिमा उनकी बेटी हैं। मेरे ख्याल में देखें, ये मैंने मोइन को भी एक बार कहा था, अभी आज़म उस वक्त लीग्स में भी नहीं आया था। एक तो आज़म अपने जहन से ये निकाल दे कि मैं मोइन खान का बेटा हूँ। दूसरा देखें, ये नहीं कि कल कोई कहेगा आप अपनी फिजिक तो नहीं देख रहे, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन तो नहीं हूँ। एक स्पोर्ट्समैन की फिजिक भी होती है ना, तो आज़म को उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन यस, पार्शली हम कह सकते हैं कि आज़म को उतने मौके नहीं मिले जितने बाबर आजम ने कुछ अपने दोस्तों को दे दिए। साइम को मिले जितने नहीं, शाहीन ने तो देखें शुरू से परफॉर्म किया। अभी साइम अय्यूब के बारे में भी आजम खान ने ट्वीट किया और इमामुल हक ने भी ट्वीट किया। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, लेकिन लीग्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को कंपेयर करना, मेरे ख्याल में अभी जब आज़म आया T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला, तो उस वक्त तो आज़म को अच्छे खासे मौके मिल गए थे, लेकिन फिर भी वो यंग है, ज़रा जज्बाती है, दिल बर्दाश्ता है। वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता। अच्छा सर, ये भी लोग कहते हैं, पता नहीं, मैंने कभी ये सेंसिटिव मामला है, किसी दिन मोइन के पास गया तो उनसे फिर पूछूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जिस तरह चैंपियंस कप T20 हो रहा है ना, आज़म खान तो चैंपियंस कप भी नहीं खेल रहे, तो इसका मतलब है कि आज़म खान डिसऑर्डर्ड तो है ना इस सिस्टम के साथ। लेकिन अगर मोइन खान खुद इतना बड़ा प्लेयर, आज़म खान के जो ताया हैं नदीम खान, वो PCB में डायरेक्टर हैं, अगर वो बंदा पाकिस्तान सिस्टम से नाखुश है, नाराज़ है, तो फिर तो ये 25 करोड़ की 26 करोड़ की आबादी में एक आम आदमी के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आप देख लें। लेकिन मेरा ख्याल आज़म खान की क्रिकेट है अभी बहुत यंग है, उसको कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में किस्मत आजमाए। देखें, आप लीग्स में जितना भी नाम बना लें, जो इस स्टार की वैल्यू है ना, वो कहीं वो कहीं भी नहीं है। लेकिन सर वो CPL भी खेल रहे थे, जो वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग, उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। नहीं, वो बाज दफा हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन आज़म खान के लिए पैसा मैटर नहीं करता। वो ऑलरेडी मोइन खान का बेटा है, माशाल्लाह वेल ऑफ लोग हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में अपनी फिटनेस पे काम करे। अभी आप अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जी, उसमें आज़म खान ने बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं किया, कैचेस भी छोड़े। हाँ, बिल्कुल। तो ये कह देना कि मोहसिन नकवी, तो मेरे ख्याल फिर जो सिलेक्टर थे वो तो क्रिकेटर थे ना। अच्छा सर, जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आज़म खान को भी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को भी हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान में किसी भी सीनियर प्लेयर को इज्जत से क्यों रुखसत नहीं करते? अगर आप देखें, हमारे पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया है, जो भी प्लेयर हमारा होता है हमसे बस ज़बरदस्ती निकाल के फेंकते हैं। शाहिद अफरीदी हो, शुएब मलिक हो, चाहे इंजमाम हो, बड़े बड़े प्लेयर्स को हम रुला के भेजते हैं। तो क्यों हमारी टीम ऐसे? साहब, ये 2 वे ट्रैफिक है। अच्छा सर, ये चीज़ तो क्रिकेटर्स पे भी है ना। अच्छा, कि जब वो समझते हैं कि उनका प्राइम गुजर गया, तो वो क्रिकेट नहीं छोड़ते जब तक उनको निकालना ना जाए। लेकिन हाँ, एक दो लोग हैं जिनको मैंने देखा कि उनको अच्छा सेंड ऑफ दिया गया। वकार यूनुस के लिए 2004 में जब इंडियन टीम आई हुई थी,
पिंडी में टेस्ट मैच था पाकिस्तान इंडिया का। शरियार खान साहब ने मुझे याद है मैरियट इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक फंक्शन किया जिसमें वकार यूनुस और उनकी फैमिली को स्टेज पे बुलाकर पीसीबी ने ऑनर किया। लेकिन यहाँ अगर अब क्रिकेटर्स हमारी कम्युनिटी है ना, मेरा क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती भी बहुत है, उठना बैठना भी बहुत है, लेकिन आप ये बताएं हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स ने पैसे लेके भी तो रिटायरमेंट ली है ना, तो ये भी तो शर्मनाक बात है। लेकिन सर शोएब अख्तर अपना लास्ट जो मैच था वो डिजर्व करते थे सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, जो उनको नहीं दिया गया। नहीं, उससे पहले क्या हुआ पालकले में, ये भी तो आपको नहीं पता ना सर। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था वो मैच था, लेकिन वो रोज टेलर का जब कैच छोड़ा तो उसके बाद सर वो लेकिन आप किसी को लात नहीं मार सकते ना, उमर अकमल को। ग्राउंड के अंदर जो लड़ाई हुई कामरान अकमल और उमर अकमल, ये मैं तो उस मैच में मौजूद था और उस वक्त वाटर ब्रेक था, ज़ाहिर टीवी ऑफ एयर हो चुका था, कमर्शियल चल रहे थे, तो इसीलिए तो फिर शोएब अख्तर को उन्होंने उसके बाद मैच नहीं दिया। तो क्रिकेटर्स को अपनी अदाओं पर भी तो गौर करना पड़ेगा। लेकिन सर अब देखें शोएब मलिक जिस तरह हैं, वो एज अ मेंटोर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं, लेकिन तो आप शोएब मलिक क्यों नहीं छोड़े टीम की जान सर? आज भी वो मेंटोर बनकर भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो या तो फिर हमारे पास ये यंगस्टर इतने अच्छे हों कि हमारे मेंटोर जो हैं उनको गलत साबित कर देंगे, नहीं जी आपकी जगह नहीं, ये जगह तो मेरी है। लेकिन जिनको जगह मिल रही है वो कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? शोएब मलिक मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, शायद 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने जी। तो ये तो फिर हमारे सिस्टम पे भी तो सवाल है ना कि हमारे ये जो 40+ प्लेयर हैं उनकी आप फिटनेस देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा नजम सेठी साहब ज्यादती कर गए, शाहिद आफरीदी को रिटायरमेंट के लिए एक मैच मिलना चाहिए था। और जो सर जिस तरह भी हम शाहीन और शाहिद अफरीदी का तो हमें रिलेशन का पता है, आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी के काफ़ी मशवरत की वजह से शाहीन की परफॉर्मेंस पे और उनकी टीम में जगह पे नुकसान पहुँचे हैं? मेरा नहीं ख्याल। देखें जब अच्छा। आप इतनी बड़े कैनवस पे आ जाएं, शाहीन आफरीदी अब खुद दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन शाहिद आफरीदी जाहिर है उनके ससुर है, और हमारे कल्चर में आपको पता है ना, ससुर और आपकी तो शादी नहीं हुई अभी, ससुर और दामाद का बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। अच्छा सर। तो शाहिद आफरीदी उसको गलत मशवरा देके अपनी बेटी के लिए क्यों मुश्किलात पैदा करेगा? शाहीन आफरीदी देखें, शाहीन आफरीदी के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हुई है ना। 5 मैचों के बाद आपने उसको कप्तानी से हटा के फिर कप्तानी का ताज बाबर आजम के सर पे सजा दिया। तो शाहीन आफरीदी ने ऐसा क्या किया कि उसको 5 मैचों को, या तो आपको पहले कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। मसला पता है हमारे सिस्टम में, जो कुछ देर पहले आपने सवाल पूछा, हमारे यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड में भी जो 6-6 8-8 महीने के बाद चेंजेस है ना, अब मोहसिन नकवी साहब शायद साल उनका होने वाला है, तो सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा। एक लड़का पाकिस्तान टीम में आ रहा है, उसको आप ओवरनाइट ना निकालें जब तक उसको पूरा मौका ना दें। इसी तरह जो लोग क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं उनको भी पूरा मौका दिया जाए ताकि वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके जाएं। या हुकूमत चेंज हुई, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का भी बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाता है, ये चीज़ गलत है। सर माइक हस्सी ने कहा कि जिस तरह आपने नए टैलेंट की बात की, उन्होंने तैयब ताहिर के बारे में कहा कि भाई तैयब ताहिर जैसे जो प्लेयर है वो हमारे लोकल क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं करता, मैं ऐसे प्लेयर को जिस तरह आप इंटरनेशनल में खिला रहे हैं। तैयब ताहिर हो गया, उस्मान खान हो गई, ऐसे प्लेयर आपको ना इनको जबरदस्ती टीम में लगा दिया कि खेलो बस तुम लोग और बन जाओ। देखिए माइक हस्सी बहुत बड़ा प्लेयर है, मुझे माइक हस्सी की उस इनिंग्स का भी देखने का एजाज मिला जब उन्होंने 2010 में सईद अजमल के खिलाफ छक्के मारे। ज़ाहिर है उनकी एक अपनी राय है, लेकिन तैयब ताहिर की आप क्लास देखें। तैयब ताहिर अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज में वनडे T20 में भी, फिर आखिरी वनडे में भी, जाहिर है देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट, अब ये जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप खत्म करेंगे, वो क्यों कह रहे हैं कि उसमें फर्क बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में वो जब कॉन्फिडेंस उनको देंगे, उनको मौके मिलेंगे। आप तैयब ताहिर, मैं नहीं कहता कि वो कल क्रिस गेल बन जाएगा या वसीम अकरम की तरह बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन मुझे तो उस लड़के में भी टैलेंट नजर आता है। उस्मान खान मेरा ख्याल में थोड़ा सा अर्ली आ गया है, लेकिन एक चीज जहां पाकिस्तान क्रिकेट लैग कर रही है, जो इससे पहले वाला आपका सवाल था कि हम अपने लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाने में कामयाब नहीं हो सके। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी, अभी हमने इंग्लैंड के खिलाफ उनको ड्रॉप किया या चले रेस्ट दे दिया, तो पीसीबी को चाहिए था उनको कहते कि भाई आप जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले, एक मैच तो एटलीस्ट खेले ना, नहीं खेला उन्होंने। अब आप
स्टैट्स उठा के देख लें, तैयब ताहिर को देख लें, कामरान गुलाम को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, जिन लड़कों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन लड़कों का आप देखें टेक्निक वाइज वो लड़के ज्यादा बेहतर हैं। सर जिस तरह भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान कप हो रहा है, पाकिस्तान कप में फखर जमान खेल रहे हैं और हमारा बोर्ड यहाँ पे कह रहा है वो अनफिट है। अब वो अनफिट है तो पाकिस्तान कप कैसे खेल रहे हैं? फखर जमान कह रहा है अगर मैं अनफिट होता तो मैं पाकिस्तान कप कैसे खेलूं? तो क्या मसला है फखर जमान का क्रिकेट बोर्ड के साथ? देखिए, मैंने भी ये सुना था, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात कही कि अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आप उस बच्चे को घर से नहीं निकाल देते, डांट टपट करके कई दफा एक आध थप्पड़ मार के भी बच्चे को समझाते हैं। लेकिन कल रात ही मैं यूट्यूब पे हमारे एक दोस्त है सनाउल्ला, उन्होंने फखर जमान का इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू मेरे लिए भी इंकशाफ था, मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मेडिकल इश्यूज थे, ये मोहम्मद रिजवान ने भी कुछ अर्से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो फखर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले पीसीबी से कहा था कि मुझे 2 हफ्ते के लिए सिलेक्ट ना किया जाए। तो जब वो ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये सारे बहस जो है ये बेकार है। सर इमामुल हक किस बेस पे टीम से बाहर हैं? अब्दुल्ला शफीक की जगह आपको नहीं लगता कि इमामुल हक को टीम में होना चाहिए? क्योंकि 3 मैचेस में लगातार अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर बन गए जो पहली बार 3 मैच में लगातार 0 पे आउट हुए पाकिस्तान की तरफ से, उनकी जगह अब बनती है। देखें आरिफ साहब, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई आपको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। 3 मैच तो चले, एक हफ्ते में 3 मैच हो गए ना। जी जी। इस दौरान तो टीम सेलेक्ट नहीं हुई, टीम तो सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन यही अब्दुल्ला शफीक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इसने रन्स किए हुए थे ना जी। तो देखें सर एक मैच में स्कोर किया इसने 50, बाकी 2 मैच लेकिन एक मैच में मुझे याद है इसका बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन साइम के साथ एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो ठीक है, अब देखें इमाम एक बार बाहर हो गए ना, जब आप टीम से बाहर हो जाते हैं तो आपको आने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। मेरे ख्याल में अब जो पहली चॉइस है, इमाम को भी मौका दिया जा सकता है आगे जाके, लेकिन फर्स्ट चॉइस मेरी नज़र में फ़खर जमान है। अच्छा जी। और इफ्तिखार अहमद के आपको क्या लगता है कि उनकी जगह बनती है मिडिल में? ये देखें, मैं किसी के बारे में ना स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूँ, हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद वापस आ जाएं, लेकिन ये जो यंगस्टर आ गए ना 4-5, जी जी, इनकी वजह से अब जो लोग टीम से बाहर हो गए, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे शादाब हो या कोई और हो, इनको बहुत आसानी से कम बैक करना नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, आप शदाब के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि उनकी टीम में वापसी हो सकती है? क्योंकि सकलैन मुश्ताक ने भी उनके बारे में एक बात कहा कि आपको शदाब जैसे फील्डर की और बॉलर की टीम में ज़रूरत है, उसके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मुश्किल है। देखें, मैं अभी भी आपसे कहा कि मैं किसी प्लेयर के बारे में या उनके फ्यूचर के बारे में फैसला करने वाला नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, आप अबरार को निकाल देंगे, फिर सुफियान मुकीम अभी नया लड़का आया है, फैसल अकरम को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई किया है। मेरा ख्याल जो अब टीम से बाहर हो गया ना, उसको अब टीम में आने के लिए बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, शादाब अगर बेहतर है, मैच विनर है पाकिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली उसको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तो अबरार और सुफियान मुकीम को मेरे ख्याल में देखें, फिर इनके लिए एक और मुश्किल क्या हुई, सलमान अली आगा भी 10 ओवर करवा रहे हैं, साइम अयूब भी 10 ओवर करवा रहे हैं, तो आपका जो वो एक नैरेटिव था वो तो सारा फौत हो गया ना। सर वो साजिद खान को जिस तरह रेस्ट दे दिया गया, आपको लगता है कि ये मुनासिब है? क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट काफ़ी सारे आउट किए और फिर उसके बाद आपने उनको रेस्ट करवा दिया गया, क्या आप ड्रॉप कर दिया, आप उनको लेके चले जाते, मैच नहीं खिलाते लेकिन टीम के साथ रखते। मेरे ख्याल में जिस बंदे ने 19-20 आउट किए हों 2 टेस्ट मैचों में, तो उसको तो वैसे भी एक इनाम के तौर पर ही आप टीम के साथ रख लें। पीसीबी के पास पैसे की कमी नहीं है, पीसीबी के अफसरान तो जहाज़ों में इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। तो साजिद खान अगर चला जाता, लेकिन मेरे ख्याल में अगर साजिद खान को वनडे टीम में डाल के ट्राई कर लिया जाए तो बुरा ऑप्शन नहीं है। सर जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर और बोर्ड का रिलेशन अच्छा नहीं, तो ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे, किस तरह से इनके रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, बोर्ड और प्लेयर के बीच का जो रिलेशन है? देखें, आप तो आपने नौकरी की है अभी तक? नहीं की? सर की है सर। की है ना, तो हमेशा बॉस और जो मुलाजिम होता है उसका तो लव एंड हेट वाला रिलेशन होता है ना। ठीक है सर। तो यही क्रिकेट बोर्ड में है, जाहिर है वहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड में जो वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है ना कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो वो फिर समझता है कि मैं अकेले कुल हूँ। जाहिर है प्लेयर्स वो सुपरस्टार हैं, दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है, क्रिकेट बोर्ड वाले उनको जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में प्लेयर्स को उनका मर्तबा और मकाम मिलना चाहिए। जो पीसीबी का बाज़ दफ़ा बहुत
सख्त किस्म का ट्रीटमेंट होता है, पीसीबी को भी थोड़ी सी नजरसानी करना पड़ेगी। अभी ये फ़खर जमान की जो क्या साराइयाँ गर्दिश कर रही थी, अब उन्होंने खुद क्लियर किया कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है। मसला ये था कि वो जो कनेक्शन कैंप पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जैसन गिलेस्पी भी थे और गैरी कस्टन भी थे, उसमें फ़खर जमान ने पीसीबी के अफसरान के बारे में मोहसिन नकवी साहब से शिकायत की थी। वहाँ शायद मीडिया ने ये समझा कि इनको टारगेट करके इनको पाकिस्तान टीम से निकाला जा रहा है। तो मेरा ख्याल में प्लेयर्स को उनका ड्यू मकाम और ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन बाज़ जगह पर प्लेयर भी ओवर हो जाते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड उनको कंट्रोल ना करे तो फिर शायद वो भी काबू में ना आए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कभी फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। देखें, मैं अपने स्टाइल में प्रोग्राम करता हूँ। लोग बाज़ दफ़ा बहुत हार्ड लाइन ले लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है। तो बंदा ऐसी बात करे जिसमें आपकी वापसी का भी रास्ता हो। बिल्कुल सर, हर जगह हमेशा ये रखना चाहिए, अगर आप कुछ भी छोड़ के जा रहे हैं आप दोबारा आपस में रब्ता रख सकें। तो आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे शो को सुना और देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का शो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।